नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि अब एक एक वीडियो है वो शिक्षण विधि की बनाएंगे ताकि शिक्षण विधियां हैं वो साथ साथ में चलती रहें। अब देखो, व्याकरण का एक टॉपिक अपना वर्ण विचार जो है वो कंप्लीट हुआ है, अर्थात वर्ण विचार में जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो चीजें हैं वो रही हैं। और एक संज्ञा, किस प्रकार की संज्ञा, जैसे प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, जैसे कथुआ प्रत्यय है उसमें तो क्यों शेष रहता है, क्या की संज्ञा किससे करोगे, क्या कहाँ जाएगा, इस प्रकार के टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे वापस। यानी दो वीडियो शिक्षण विधियों की और व्याकरणात्मक साथ साथ में चलती रहनी चाहिए। अब देखो, शिक्षण विधियों की ही वीडियो इतनी जल्दी बनानी क्यों पड़ी, इसके कुछ एक कारण है। क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं रीट का, और रीट के एग्जाम में शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा है और शिक्षण विधियों का ही बोलबाला है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूं। मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है तो वो केवल साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के कारण हुआ है। क्योंकि सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर में यानी संस्कृत में शिक्षण विधियां आती है 30% यानी 60 नंबर के। अब मेरे जो वो 20% आते हैं 40 नंबर के, तो वो मेरे शिक्षण विधियों के 20% सही थे। और साइकोलॉजी के 20% आते हैं तो मेरे साइकोलॉजी के भी 20 सही थे, यानी 20 दुए 40 और इधर 20 दुए 40 80। अब वो तो केवल और केवल सेकंड ग्रेड की बात थी। यहाँ पे तो ये तो रीट है, और रीट में आपको पता है कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे कि सर साइकोलॉजी तो केवल 30 नंबरों की आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी 30% तो अलग से है, वो प्योर साइकोलॉजी के होंगे जिसमें थर्ड इत्यादि सिद्धांत आएंगे। इसके बाद में 15% फर्स्ट लैंग्वेज में, 15% सेकंड लैंग्वेज में, 30 वो हो गए, और 20% आपके जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है तो साइंस मैथ की विधियां, और अगर एसएस है तो एसएस की विधियां आएगी। तो प्रश्न कितने हो गए? 80 हो गए। कहने का मतलब हो गया आधा प्रश्न पत्र है वो केवल और केवल साइकोलॉजी पर आधारित होगा। इसीलिए शिक्षण विधियां हैं वो पढ़नी अत्यंत आवश्यक है। फिर बात रही संस्कृत की शिक्षण विधियां। अब संस्कृत की शिक्षण विधियां मिलाओगे तो साथ में हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वो आपकी कवर होती जाएगी, उसमें आपको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का व्याकरण संबंधी जो विधि है वो हिंदी में चलेगी, गद्य पद्य की जो विधियां हैं वो भी हिंदी में चलेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हिंदी की शिक्षण विधियों के कुछ एक अंश हैं वो इस संस्कृत के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत थोड़ी मोटी मात्रा में आपको है वो हिंदी की शिक्षण विधियां अलग से पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात, शिक्षण विधियों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षण विधियों के बारे में अलग अलग विचार होते हैं कि शिक्षण विधियां हैं वो बहुत कठिन होती है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षण विधियां बिल्कुल सरल होती है। तो मैं ये कहूं कि शिक्षण विधियां हैं वो व्याकरण से भी सरल होती है। ये झूठा हुआ हमने बना रखा है कि शिक्षण विधियों के प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं, ऐसे है वैसे है, शिक्षण विधियों के ये प्रश्न बन के आएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, पता नहीं क्या परिभाषाएं पूछेगा, पता नहीं क्या पूछेगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, शिक्षण विधियां बहुत ही सरल है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो रटंत प्रवृत्ति है, रटंत प्रवृत्ति का मतलब हो गया रटने की कला है, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पे बातों को समझना पड़ेगा, अपने दिलो दिमाग में इस चीज को उतारना पड़ेगा कि शिक्षण विधि अर्थात ये चीज कहना क्या चाहती है, कहना क्या चाहता है ये, और किस कार्य को ये करवाना चाहता है। अब एक चीज बताओ कि ये जो विधि है, आपने मनोविज्ञान पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, विधि शब्द का उपयोग हुआ है यहाँ पर अनुच्छेद 14 में, विधि के समान अधिकार सबको देता है, वो अनुच्छेद 14 है, वहां पे विधि का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं हम, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, शिक्षण और विधि। अब इस विधि का मतलब क्या होता है? कानून वहां पे, यहाँ पे नियम। तो कहने का मतलब हो गया कि संविधान को, देश को चलाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, प्रत्येक घर को चलाने के लिए कुछ नियम है, प्रत्येक जहां पे उसके कायदे होते हैं, उसके कानून होते हैं। उसी प्रकार शिक्षण शब्द की भी क्या है, कुछ नियम है कि शिक्षण कैसे करवाया जाए। शिक्षण विधि का कंसेप्ट है वो व्याकरण के साथ क्यों जोड़ा गया, प्रत्येक लैंग्वेज में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक विषय में क्यों जोड़ा गया। इसका भी एक मूलभूत ये कारण है कि किस प्रकार से हम बच्चों को अच्छे से अच्छा रोचक तरीके से सरलतम शिक्षण उपलब्ध करवा सके, ताकि वो पाठ्य सामग्री है वो आत्मसात कर सके, उसके उनसे में रुचि पैदा हो सके, उसके मन में ललक पैदा हो कि हम इस चीज को पढ़ें। बोरिंग सिस्टम ना हो, निरस चीज नहीं होनी चाहिए, निरस पाठ्यक्रम है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने, इसीलिए अपने शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण विधि का कंसेप्ट दिया है। और शिक्षण विधि क्या चीज है? मान लो हम एक टीचर हैं,
हम एक टीचर हैं, अर्थात जिस प्रकार से आप विद्यालय में जाओगे एज ए टीचर, आप किस प्रकार से शिक्षण बच्चों को करवाते हो, किस प्रकार उनको पढ़ाते हो, किन किन साधनों का उपयोग करते हो, वो सारी की सारी है, वो सारी की सारी क्रियाकलाप है, वो को क्या होगी, वो ओनली ऑन शिक्षण विधि होगी। अब देखो 2-3 शब्द हैं वो आपको समझने पड़ेगी। वो शब्द कौन से, वो देखो। सबसे पहले अनुदेशन, इसके बाद में शिक्षण, फिर प्रशिक्षण। अनुदेशन क्या है, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है। अनुदेशन क्या चीज होती है, अनुदेशन में क्या कार्य होता है, शिक्षण में क्या चीज होती है, और प्रशिक्षण में क्या चीज होती है। अब इन चीजों को समझना पड़ेगा कि अनुदेशन क्या है। तो बस ज्यादा अपने को माथापच्ची नहीं करनी है। अनुदेशन का मतलब केवल और केवल क्या होगा, कक्षा कक्ष। कहने का मतलब हो गया कक्षा कक्ष के अंतर जो भी हम गतिविधि करते हैं वो क्या कहलाएगा, अनुदेशन। कक्षा के बाहर नहीं होगा अनुदेशन कभी। शिक्षण कक्षा कक्ष के अंदर भी होगा और कक्षा कक्ष क्या होगा, बाहर भी होगा। अंदर भी होगा कक्षा कक्ष के और कक्षा कक्ष से क्या होगा, बाहर भी होगा। अब देखो ये प्रशिक्षण क्या चीज है। प्रशिक्षण समझने के लिए आपको देखो याद करना पड़ेगा कि जितने भी हमने स्कूल देखे उनके आगे नाम शिक्षण संस्थान, कॉलेज देखे उनके आगे भी नाम शिक्षण संस्थान। हमने पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ा, कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पे प्रशिक्षण नाम आगे दिया हो। बीए बीएड बीएससी हमने की तो कहने का मतलब वहां पे केवल और केवल क्या है, शिक्षण है। लेकिन जैसे ही हम अचानक बीएड में हुए, तो कॉलेज का नाम है वो चेंज हो गया, शिक्षण नहीं लगाया, अब उसके साथ में क्या लगा गया, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग, यानी नियंत्रित दिशाओं में शिक्षण को ही अत्यधिक कुशलता पूर्वक करवाना। कहने का मतलब शिक्षण सीखी हुई चीजें हैं उसमें अत्यधिक कुशलता लाना क्या है, प्रशिक्षण है। हालांकि यह प्रशिक्षण शब्द है वो छोटा है, जबकि शिक्षण शब्द क्या है, व्यापक है। अनुदेशन शिक्षण के अंदर क्या है, समाहित है। सबसे पहले अनुदेशन कक्षा कक्ष के अंदर, उसके बाद में शिक्षण और फिर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण शिक्षण के बाद भी होता है, लेकिन प्रशिक्षण शब्द छोटा है और शिक्षण शब्द क्या है, बड़ा है। अब इस चीज को समझने के लिए अपने को यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना है। इसके नियम इसने लगा दिए, एक नाम और लगा दिया जिसका नाम है विधि, यानी शिक्षण करवाने की विधि। कक्षा में अंत्य शैली किस प्रकार हो, किस प्रकार सरल हो, किस प्रकार हम बालकों को रोचित से पढ़ाएं और किन प्रकार उसकी अभिवृत्ति आंतरिक शक्ति को जगाएं, वो क्या है, शिक्षण विधि है। और संस्कृत की शिक्षण विधि है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, सरल है। अब इन शिक्षण विधियों को जानने से पहले सबसे पहले अपने को यहां पे जाना पड़ेगा NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। इसने कुछ सामान्य उद्देश्य दिए हैं। आपने देखा होगा कि हमने बीएड में जब बीएड कर रहे थे तो वहां पे हम पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे थे, डायरी का निर्माण कर रहे थे। पाठ्य योजना में हम लिख रहे थे, एक तरफ सामान्य उद्देश्य, एक तरफ क्या हम कर रहे थे, विशिष्ट उद्देश्य लिख रहे थे। एक तरफ सामान्य उद्देश्य लिखे थे, एक तरफ हमने विशिष्ट उद्देश्य। तो कहने का मतलब वो जो उद्देश्य है वो किसने दिए थे, NCERT ने दिए थे, करीबन 1965 से 67 के मध्य। अब ये जो उद्देश्य दिए हैं सबसे पहले इनको समझना होगा। अब मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं आप नोट भी करते जाइए। सबसे पहले हैं ज्ञानात्मकम, संस्कृत में इसको ज्ञानात्मकम कहोगे, नॉर्मल हिंदी में आप ज्ञानात्मक कह सकते हो। और ये केवल संस्कृत के नहीं है, एक बात और गौर करने की है, आपके सामाजिक में भी काम आ जाएगा, मैथ में भी काम आ जाएगा, साइंस में भी काम आ जाएगा, हिंदी में भी काम आ जाएगा, संस्कृत के तो है ही है। ज्ञानात्मक क्या चीज है, ज्ञानात्मक यानी ये शिक्षण का NCERT दिया हुआ सबसे पहला उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है बच्चे केवल और केवल इसमें क्या है, भाषा के तत्वों को जानेंगे, पहचानेंगे, चिन्हों को पहचानेंगे, कौन सी मात्रा छोटी है, कौन सी मात्रा बड़ी है, कौन सी मात्रा छोटी है, कौन सी मात्रा बड़ी है, इस चीज को पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रत्यास्मरण,
चिन्ह पहचान, भाषा तत्वों को जानना, केवल और केवल इतना ही, ये ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। अगर आपका पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा है प्रत्यासमन करने लग जाता है, चिन्ह भाषाओं के चिन्ह, जैसे मात्रा छोटी है, ये छोटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, इन चिन्हों की पहचान करने लग जाता है, भाषा की मूर्तों को जानने लग जाता है, तो कहने का मतलब हो गया वो कौन सा उद्देश्य पूर्ण कर रहा है, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य पूर्ण कर रहा है। दूसरा है अबोधात्मक। अब एक ही नाम कहूं इसको, अबोधात्मक क्या चीज है? अबोधात्मक का मतलब हो गया समझ। भाई सीधी सी बात है, ये तत्वों को जानेगा, उसके बाद में अपनी समझ विकसित होगी, समझ विकसित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अबोध। कहने का मतलब हो गया कल्पना। यानी जब हम कक्षा में जाते हैं, उसके बाद में जब बच्चा उस विषय के क्षेत्र में, जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसके क्षेत्र में कल्पना जगत में जाता है, कल्पना करता है कि ये चीज करें ऐसी हो जाती है, ये चीज किया ऐसी हो जाती है, तो वो कौन सा उद्देश्य है? अवबोधात्मक है। अब इसी के दो भाग हैं, नंबर 1 ग्रहणात्मक, नंबर 2 अभिव्यक्तात्मक। अवबोध कैसे करेगा? ग्रहण करके और अभिव्यक्त करेगा। ग्रहणात्मक में दो चीज आ जाएंगी, पठित्वार्थ ग्रहणम, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। एक तो आ जाएगा पठित्वार्थ ग्रहणम और एक आ जाएगा आपका श्रुत्वार्थ ग्रहणम। इसके बाद में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब अपने जो भाव विचार हैं उनको निकालेगा कैसे? अपने संस्कृत शिक्षण में केवल और केवल 4 विषय है, 4 कौशल हैं। 4 कौशल में 2 तो है ग्रहणात्मक, जिनको 2 इनपुट कहोगे, और 2 क्या है? आउटपुट है। उनमें एक ग्रहणात्मक में पठित्वार्थ ग्रहण करेगा। हम विषय सामग्री को कैसे ग्रहण करेंगे? या तो पढ़ करके करेंगे या फिर क्या करेंगे? सुन करके करेंगे। तो 2 ग्रहणात्मक और 2 आपकी है अभिव्यक्ता। अभिव्यक्त का मतलब यहाँ पे हो गया अपने जो भाषा तत्व है, अपने जो क्या है भाव और अपने जो विचार है, उनको हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे, दूसरों को बताएंगे कैसे, वो क्या है? लिखित्वा, या क्या आएगा? वदित्वा। या तो हम बोल करके अभिव्यक्ति करेंगे या फिर क्या करेंगे? लिख करके अभिव्यक्ति करेंगे। इसके बाद में देखते हैं तीसरा, प्रयोगात्मक। इसके आगे मैं लिख देता हूं व्यवहार में प्रयोग। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चे को आप ज्ञान दोगे और ज्ञान देने के बाद जब वो आपका दिया हुआ ज्ञान अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेगा तो वो क्या हो गया? प्रयोगात्मक उद्देश्य है। कहने का मतलब आपको मैं सीधी सी एक बात ही बता देता हूं कि आपने गणित पढ़ाया, आपने संस्कृत पढ़ाया, जैसे आपने मान लो बता दिया कि बेटे 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है, 5 में से 2 गए तो 3 बचता है। अब मान लो वो घर गया और घर जाते ही उसकी मम्मी ने उसको दुकान पे भेज दिया। अब वो घर गया और उसकी मम्मी ने दुकान पे भेज दिया तो वो दुकानदार के साथ में इस विषय में वार्तालाप करता है और वहां पे ये जोड़ गुणा भाग करता है। तो इसका मतलब आपका दिया हुआ ज्ञान है वो काम आ रहा है, उसके दैनिक जीवन में व्यवहार में वो क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया जैसे हमने इतिहास में कोई हिस्ट्री का टीचर आया, हिस्ट्री के टीचर ने बताया कि भारत में आर्यों का प्रवेश है वो सबसे पहले कहां से हुआ था? खैबर दर्रे से हुआ था। अब उसके बाद में जस्ट बाद में ज्योग्राफी का टीचर आया, ज्योग्राफी ने बताया कि खैबर दर्रा है वो यहां है। तो वहां पे वो कंडक्ट करके सोचेगा क्या कि हाँ हिस्ट्री में खैबर दर्रा से आर्य ने प्रवेश किया था और ये खैबर दर्रा है वो यहाँ। कहने का मतलब हो गया ज्ञान का सामंजस्य करेगा, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेगा। तो वो क्या है? व्यवहारिक प्रयोग, प्रयोगात्मक उद्देश्य है। इसके बाद में कौशलात्मक। कौशलात्मक का मतलब क्या हो गया? कुशलता, एक तरह से हम निपुणता कह सकते हैं। कौशलात्मक का मतलब क्या हो गया? आपने 2 उदाहरण दे दिए, जैसे हम संधि करवा रहे हैं, समास करवा दिया, आपने 3 उदाहरण करा दिए, उसके जैसे समान और उदाहरण वो अपने आप ही कर लाए, वो क्या है? उसकी कुशलता है। जैसे सामाजिक का कोई अध्यापक और सामाजिक के बगने नक्शा उसको
करवा देता है, जैसे राजस्थान या भारतीय वर्ल्ड का कोई नक्शा है वो करवा देता है। उसके बाद में वो भारत वाले में राज्यों को, राजस्थान वाले में जिलों को और वर्ल्ड में महाद्वीप और महासागरों को अपने आप बिना देखे ही वो उस नक्शे को पूर्ण कर लेता है, उस नक्शे को भर लेता है। तो इसका मतलब अब उसमें क्या आ गया है, कौशल आ गया है। बिना कहे ही संधि और समास के उदाहरण है वो कर देता है, अब इसका मतलब उसमें क्या आ गया है, कौशल आ गया है, कौशलात्मक उद्देश्य है। देखो अभिरुच्यात्मक, एक बात हमेशा याद रखना, यहां पे इसने सीधा रुच्यात्मक क्यों नहीं दिया। एक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, रुचि होती है, अभिरुचि होती है। ये क्यों भाई, नाम एक ही है, अभी उपसर्ग लगाने की क्या आवश्यकता थी। इसका सीधा सा इतना समझना था, रुचि किसी की हो सकती है लेकिन अभिरुचि है, अभि का मतलब वो केवल और केवल किससे संबंध होगी, मनुष्य जगत से संबंधित होगी। वृद्धि है और अभिवृद्धि, जैसे हमने कह दिया वृद्धि, और एक होती है आपकी अभिवृद्धि। ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि शब्द का उपयोग मानव जगत के, प्राणी जगत के लिए, उसमें पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, पशु पक्षी भी आ सकते हैं, उनकी भी वृद्धि है, लेकिन यहां पे हमने दे दिया केवल और केवल अभिवृद्धि। इस अभिवृद्धि में केवल और केवल किसकी वृद्धि नजर आएगी आपको, मनुष्य जगत, मानव की वृद्धि नजर आएगी। तो उसी प्रकार से है अभिरुच्यात्मक, रुचि किसी की हो सकती है, पशु पक्षियों से संबंधित हो सकती है, लेकिन अभिरुचि का मतलब केवल और केवल शिक्षण से संबंधित मानवों की रुचि। तो अभिरुच्यात्मक, जैसे ही उसमें कुशलता आएगी तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी। रुचि उत्पन्न होगी तो आपके दिए हुए उदाहरण है वो अच्छी तरह से पढ़ेगा, औरों को भी बताएगा, हो सकता है कोई और चीज है वो भी, वो संस्कृत से संबंधित करने का मतलब और इत्यादि उदाहरण है वो पढ़े। और लास्ट आपका छठा, अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया। कहने का मतलब हो गया इतनी चीज जब पूरी हो जाएगी, सबसे पहले उसने भाषा तत्वों को स्मरण किया, उसके बाद में अबोधात्मक वो कल्पना जगत में गया, ग्रहण किया, अभिव्यक्ति की, इसके बाद में उसने व्यवहार में अपने ज्ञान का, आपके दिए हुए ज्ञान का प्रयोग किया, इसके बाद में उसमें कुशलता आई, कुशलता के बाद में उसमें रुचि जागृत हुई, इसके बाद में अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्त्यात्मक का मतलब क्या होता है, उसका जो नजरिया है, उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा आपके सब्जेक्ट के प्रति, आपके विषय के प्रति। हाँ, बशर्ते शर्त इतनी है कि ये उद्देश्य पहले उसके क्या होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि जैसे आपने कोई कंसेप्ट, कोई चैप्टर वहां पे क्लियर करवा दिया, तो उसके इर्द गिर्द आसपास में, जैसे आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत के अन्य कोई किताब है, अन्य कोई पुस्तक है, अन्य कोई ग्रंथ है, उसका भी अध्ययन करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब उसका एक नजरिया है, उसका दृष्टिकोण, उसकी आत्म भावना वह उसके प्रति जुड़ जाती है, वो भावनात्मक रूप से उस सब्जेक्ट से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब हो गया, ये है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा 1965-67 के मध्य दिए हुए 6 उद्देश्य। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक का मतलब हो गया अबोधात्मक, अबोधात्मक के बाद में हो गया प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। इसमें भाषा तत्वों को जानेगा, कि नॉर्मल चीजें हैं वो सीखेगा। अबोधात्मक का मतलब वो अबोध, उसमें समझ विकसित होगी, दो जिसे ग्रहण करेगा, पढ़ करके ग्रहण करेगा, सुन करके ग्रहण करेगा। अभिव्यक्तात्मक, ये प्रश्न तो बहुत ही बार आते हैं कि पठन कौशल का मतलब होता है पठित्वार्थ ग्रहण, श्रवण कौशल का मतलब होता है श्रुत्वार्थ ग्रहण, अर्थात वक्ता के अर्थ को सुनेगा और सुन करके क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अभिव्यक्तात्मक, लिख करके अभिव्यक्त करेगा, या फिर वो बोल करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएगा, अभिव्यक्ति करेगा। प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक का मतलब आपका दिया हुआ ज्ञान वो दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करेगा, उसका प्रयोग करेगा। कौशलात्मक, वो कुशलता से सब कार्यों को पूरा करेगा, निपुणता से। अभिरुच्यात्मक, अभिरुच्यात्मक का मतलब हो गया इसमें रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी तो उसका क्या बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, यानी वो अभिवृत्त्यात्मक कौशल को क्या करेगा, उद्देश्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। यही थे आपके एनसीईआरटी के द्वारा दिए हुए 6 उद्देश्य। इसके बाद में सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत के बाद में सूत्र पढ़ेंगे, और फिर इन 4 कौशलों का नंबर है। ये 4 कौशल अबोधात्मक उद्देश्य से ही निकले हैं, अबोधात्मक कौशल के ही भाग हैं। आज के लिए धन्यवाद।